मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज कुछ बेसिक ट्रांसफ्रैक्शन हमें बहुत ज़रूरी होता है इसमें स्कीम टेबल में निकालने के लिए। स्कीम टेबल में जो कि वैल्यूज निकालते हैं, अगर हमें ये पता करना है कि ड्राई स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में, सैचुरेशन स्टेट में है या नहीं, ये सारी वैल्यूज पता करनी है तो हमको ये ज़रूरी होता है कि उसके ट्रांसफ्रैक्शन की वैल्यू निकालना है। तो ये पता होगा हम लोग जब ये डायग्राम ड्रॉ करते थे तो ये ड्राई सॉरी ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन होती थी, सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन होती थी और ये सैचुरेटेड वेपर की लाइन, ड्राई सैचुरेटेड वेपर की लाइन। ठीक है, तो हमारे पास लिक्विड और वेपर की दो कंडीशन होती है, बट दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं पता चलता था कि जो भी हमारा सपोज लाइन राइट साइड में बनाया है वो यहाँ बना रहा है या यहाँ बना रहा है या ये नहीं पता है ये कौन सी साइकिल है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्रोसेस होगा। तो ये जो ट्रांसफर की वैल्यू निकाल देते हैं, ये x1 x2 x3 x4 ये कैसे कैलकुलेट करना है इसको एक फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, वैल्यू देखते हैं कि इसमें हमारा ट्रांसफर को कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास कोई ड्राई सेट या ड्राई कंडीशन की हो और उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर वैल्यू कुछ कैसे निकाला, बेसिक फॉर्मूले हैं उससे पढ़े हैं कि हमें ट्रांसफर का क्वेश्चन देते हो उसकी वैल्यूज को हमें निकालना है, एंथैल्पी और क्वांटिटी को हम स्टीम टेबल से करेंगे। क्वेश्चन है स्टीम which is initially dry separated, which is initially dry separated, dry separated, right? Expands isotropically from isotropically ये क्या होता है एन की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं ना पीवी का पावर 10 उस एन की वैल्यू के बाद तो हम लोग एन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ डेटा है हमारे पास स्टीम टेबल से हम यही कर लेते हैं कि अभी आपके पास स्टीम टेबल का आपको हो या ना
हमारे पास प्रेशर की दो वैल्यू दी हुई है। स्टीम विच इज इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड किधर आता है, ड्राई वाली लाइन हमारी रैंकिन साइकिल के राइट साइड में आती है, ठीक है। एक्सपांड आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम अ प्रेशर 15 बार से 0.15 बार, यानी 15 बार से 0.15 बार पे कंडीशन आती है। अच्छा, उस कंडीशन में फाइंड द इंडेक्स, एन की वैल्यू पता करनी है कि जो हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है वो उसकी एन की वैल्यू क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, ये पता करना होगा हमको। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कैसा हो रहा है। प्रेशर Vf Vg स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक एंट्रोपी F और G के लिए दे रखी है 15 बार 0.15 बार पे। 15 बार मींस वो प्रेशर जो हायर प्रेशर पे है, हायर प्रेशर 15 बार एंड लोअर प्रेशर 0.15 बार, मतलब जो एक्सपेंशन होना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ये है ये है 15 बार, ठीक है, और ये है 0.15 बार। तो क्वेश्चन में और कुछ लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन में और कुछ लिखा ही नहीं है, हमें दो प्रेशर दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं, और पूछा हमारा एक्सपेंशन इंडेक्स कितना होगा। तो अगर लगा पाएंगे तो लगाइए। तो सबसे पहला काम जो टेबल में लिखा है उसकी गिवन वैल्यूज नोट करिए। जो टेबल में हमारे डायग्राम में क्वेश्चन में दिया हुआ है पी की वैल्यू और वी और एस की वैल्यू, उसको लिखते हैं, ठीक है। तो आपको जो कि क्वेश्चन में बोला था आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक हमेशा कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक हमेशा कैसा होता है, एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन मींस फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, क्यों, हायर टू लोअर। तो आपको ये ध्यान होगा कि जब हम रैंकिन साइकिल बना रहे थे तो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कुछ इस तरह हो रहा है। तो हमने माना है क्या, 1 और 2, यानी कि S1 इज इक्वल्स टू S2। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के लिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। S1 फर्स्ट पॉइंट कौन सी होगी, वो जो हायर प्रेशर पे, कहाँ पर है 15 बार पे। तो वैल्यूज नोट करेंगे S1 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास फॉर्मूला दिया है SF प्लस SFG1। अगर हमारे पास SFG की वैल्यू दे रखी है तो हम SG माइनस SF कर सकते हैं, तब जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ड्राई सैचुरेटेड एक्सपेंशन है, क्वेश्चन में ये बात बताया है कि ड्राई सैचुरेटेड एक्सपेंशन है, इट मीन्स कि ये वैल्यू 1 है। ड्राई सैचुरेटेड मतलब कुछ यहाँ पर एक्सपेंशन है, यानी ये यहाँ पर आ रहा है, नॉट यहाँ पर, हमारी लाइन यहाँ लाई कर रही है, तो हमारा S1 इज इक्वल्स टू S2 यहाँ पर मिलेगा। तो x की वैल्यू 1 हो गई है, SF1 हायर प्रेशर पे, हायर प्रेशर आपका 15 बार है, ये हायर प्रेशर है, तो 15 बार कितना है 2.315 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ये SFG की वैल्यू है 4.310, कैलकुलेट करेंगे S1 की वैल्यू आ जाएगी, किस में आएगी, किलो जूल पर केजी केल्विन में, ठीक है, किलो जूल पर केजी केल्विन में इसकी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी ये देखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 6.445, 6.445, 6.445। तो ये तो वो स्टेट थी जो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए एंट्रोपी निकाल ली। अब मेरे से ये बोला जाए कि एंट्रोपी निकालिए सेकंड पॉइंट के लिए, देन हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको ड्राई स्टेट के लिए सिखाया था, ड्राई स्टेट के लिए ये तो रहेगा ही, S1 इज इक्वल्स टू S2 तो रहना ही है। चलिए, S1 इज इक्वल्स टू S2 हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे एंट्रोपी एट स्टेट 2 बताइए, तो क्या होगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है SF प्लस एट 2
एक्स प्लस एस एफ जी प्लस एक्स एस एफ। किस स्टेट के लिए है? किस स्टेट के लिए? 2 पॉइंट कौन से स्टेट पे है? लोअर प्रेशर पे है। लोअर प्रेशर पे कितना लोअर प्रेशर? 0.15 बार पे। तो यानी वैल्यूज कौन सी रखी जाएंगी? वैल्यूज कौन सी रखी जाएंगी? लोअर प्रेशर वाली। मैं ये टेबल मिटा देता हूँ, ठीक है। SF2, SF2 की वैल्यू कौन सी है? SF2 की वैल्यू किस पे? 0.15 बार पे, 0.74548, 0.7548। S2 है क्या आपके पास? S2 है क्या आपके पास? यही तो है S1 इज इक्वल्स टू S2। तो हम यहाँ डायरेक्टली 6.445 लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्लस x। x तो पता नहीं है, ड्राई सैचुरेटेड अगर यहाँ पर है तो ठीक है, लेकिन अब अगर हमने इस लाइन को और आगे बढ़ाया तो क्या हमको यहाँ पर x पता है? नहीं। अगर इस कंडीशन पे है तो x पता है 1, लेकिन अगर वो यहाँ पर है तो नहीं। जैसे मान लीजिए ये एक्सपेंशन यहाँ ना हो करके हमने इस डायग्राम में और मॉडिफिकेशन किया, हमारे पास डायग्राम हुआ है कुछ ये 1 से 2 तक। तो क्या 1 से 2 के बीच में जो हमने एक्सपेंशन किया है 1 तो ड्राई स्टेट पे था, ड्राई सैचुरेटेड स्टेट पे है, तो हमने x1 मान लिया। बट यहाँ 2 कहाँ से मिलेगा? ये जो 2 स्टेट है ये किस स्टेट पे है? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये कितना ड्राई होगा, कितना वेट होगा, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे? 7.2536। तो आपके पास S2 की वैल्यू है, आपके पास SF2 की वैल्यू है, आपके पास SFG की भी वैल्यू दे रखी है। किस पे? लोअर प्रेशर पे। तो अब यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करिए, कितनी आई है बताइए? वैल्यूज कितनी आई है x की? x की वैल्यू कितनी आई है 2 पे? 0.7854, 0.7854, ठीक है। ये वो वैल्यूज हैं जो x की वैल्यू दे रही है। अच्छा, अब मैं आपसे इसको हटा देता हूँ। आपसे आइसेंट्रोपिक इंडेक्स पूछा है। आइसेंट्रोपिक इंडेक्स का क्या मतलब? ये तो x की वैल्यू हुई, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपने निकाल दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए n की वैल्यू कितनी है। तो n की वैल्यू के लिए P1 V1 का पावर n = P2 V2 का पावर n आप जानते हैं। तो चूंकि इसमें V1 V2 का टर्म आएगा और हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? V1 = VG1। क्यों? क्योंकि वो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट पे है। V1 = VG1, ठीक है। ड्राई सैचुरेटेड स्टेट पे 1 कौन सा पॉइंट है? हायर स्टेट। हायर स्टेट मींस हायर प्रेशर पे है, तो 1 कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट यहाँ पर हमारा प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे? जो भी वॉल्यूम एट स्टेट 1 यानी कि 15 बार प्रेशर पे दिया होगा, हम उसमें उस वैल्यू को V1 कंसीडर करेंगे, और चूंकि वो ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में है तो वहां पर Vf ना लेकर के Vg की वैल्यू लेंगे, क्योंकि वो वेपर कंडीशन में है। तो Vg की वैल्यू कितनी थी? 0.13177, ठीक है। सिमिलरली V2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? Vf2 प्लस x Vfg, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ से Vf2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V2 कौन सी पॉइंट है? V2 वो स्टेट है जो लोअर प्रेशर पे है, इट मींस लोअर कंडीशन पे काम कर रहा है। लोअर कौन सा? जो एक्सपेंशन होने के बाद की कंडीशन थी। तो स्टेट 2 को हमने लोअर कंडीशन दी है, जो कि लोअर प्रेशर पे काम कर रहा है आफ्टर एक्सपेंशन। तो हमको क्या करना है? हमको V2 की वैल्यू लोअर पॉइंट पे लेनी है, जो कि आफ्टर एक्सपेंशन है। तो V2 की वैल्यू कौन सी थी? Vf लेंगे या Vg लेंगे? Vf लेंगे। क्यों?
क्योंकि फॉर्मूले में V2 को हम F से कुछ आगे बढ़ेंगे तो सम करेंगे, G से पहले आएंगे तो माइनस करेंगे, मैंने आपको सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, VF2 कहाँ पर है लोअर प्रेशर पे, VF2 0.0014, ठीक है, ये V2 की वैल्यू हो गई। अच्छा चलिए V2 की वैल्यू हो गई। अब आपसे हम ये बोलते हैं कि V2 तो निकल गया आपके पास, V1 आ गया आपके पास, यानी कि जब अब आप इसकी यूनिट कितनी होगी, मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि जो P1 V1 का फॉर्मूला था, एडियाबैटिक फॉर्मूला, क्या वो यहाँ पर वैलिड होगा? तो क्वेश्चन में बोला आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल प्रोसेस में फॉलो होगा जब भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। बस P1 और P2 15 बार और 0.15 बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो P1 V1 का पावर n इक्वल्स टू P2 V2 का पावर n है, वैल्यू है, उसमें n हमारा आइसेंट्रोपिक इंडेक्स है। अगर यही गामा के टर्म में होता तो हम उसे कहते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, बट यही गामा के टर्म में ना होकर के क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में है, देन हम उसे क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है, कैसे, P1 V1 का पावर n इज इक्वल्स टू P2 V2 का पावर n। क्यों? क्योंकि हमसे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की बात किया है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, V को इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, V1 अपॉन V2 n इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। क्लियर है? हमने इसको इंटरचेंज कर दिया और इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। आपको चूंकि n कैलकुलेट करना है, हमारे पास V1 V2 P2 और P1 है, तो हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n ln V1 बाई V2। V1 है हमारे पास 0.13177, V2 है हमारे पास, यस ऑफ कोर्स हमारे पास V2 भी है 0.00104। क्या P2 बाई P1 है? हाँ, ये भी गिवन है हमारे पास। P2 हमारे पास 0.15 बार है, यानी 150 किलो पास्कल, सॉरी 15 किलो पास्कल, ये 15 बार है और ये 0.15 बार, और नीचे हमारा जो कि वन कंडीशन थी वो 15 बार की थी। तो बार तो दोनों यूनिट सेम है तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह V1 बाई V2 में मीटर क्यूब पर केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो है सेम यूनिट का, सेम टर्म का, तो यूनिट कोई बचेगी नहीं। इट मींस कि जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो यूनिट लेस होगी और जो आएगी वो फाइनल वैल्यू इससे कैलकुलेट करके आएगी। तो कितनी आती है वैल्यू वो हम देखते हैं। इसकी वैल्यू आई है 1.126, 1.126, यानी ये जो फॉर्मूला था इसमें P1 V1 का पावर 1.126 करेंगे तो जो हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन की लाइन है वो हमें यही वेरिएशन देगी, ये ट्रेंड देगी विद n की पावर 1.126। तो हमको इससे क्या मिल गया, जो हम वेरिएशंस पता करते थे ना, आपने देखा था ना कि हम लोग कर्व ऐसे बनाते थे और ये कर्व ऐसे ड्रॉ करते थे, n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू इनफाइनाइट रखते थे, क्या देखिएगा, ये कर्व हम लोग ड्रॉ करते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक वैरी कराते थे और फिर कर्व को शिफ्ट करते थे। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में जो लाइंस आती थी वो n की वैल्यू क्या दे रही है वो चेक कर सकते हैं, तो n की वैल्यू 1.126 दे रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, इसी पे सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे करते हैं, बट उसमें हम ये नहीं निकालेंगे। देखिए ये निकालने का फायदा ये है, ये क्वेश्चंस करने के फायदा ये है, ये आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते, न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये सारे तरीके अपनाते हैं, न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तो जब ये चीज़ें हम लगाए रहेंगे तो न्यूमेरिकल में लगाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। जो वेरिएशंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल में वो यहीं से बनते हैं, बेसिक जो है उनको ऐड करके वो न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। तो
वो पॉसिबल। हम क्वेश्चंस को लिखते हैं आगे, ठीक है। इसमें चूंकि वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, स्टीम टेबल से देख के लिखना होगा। देखते हैं, चलिए। स्टीम एट अ प्रेशर, स्टीम एट a pressure, steam at a pressure of 8 bar, pressure of 8 bar and 0.95 bar, sorry, not this pressure, 0.95, dry is expanded to, dry is expanded to a pressure of, to a pressure of 1.8 bar, 1.8 bar. Find the final condition of steam. Find the final condition of steam, ठीक है। final condition of steam and the heat drop, and the heat drop, and the heat drop for each of the following method, for each of the following, each of the following methods of expansion, ठीक है। तो एक तरीका दिया है क्या, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या दिया है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, बी थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जो स्टीम टेबल से हमें चाहिए होंगी इसके लिए, क्योंकि बोला है क्या 8 बार और 0.95 बार, 8 बार एंड 0.95 बार पे वैल्यूज देखनी होगी। तो उसकी वैल्यूज दे रखी है, वो हम आपको लिख के दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम स्टीम टेबल से एट 8 बार, एट 8 बार की बात कर रहा है, ठीक है। ये अलग है, ये क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, मैं ये गिवन कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ जो स्टीम टेबल से चाहिए होगी। SF1 इज इक्वल्स टू 2.0461 किलोजूल पर केजी केल्विन, किलोजूल पर केजी केल्विन। SFG1 इज इक्वल्स टू 4.6166 किलोजूल पर केजी केल्विन। Similarly, HF1 72.1.1 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। HFG1 2048 किलोजूल पर केजी। नाउ एट, ये तो 8 बार पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक लोअर प्रेशर पे भी ले लेते हैं। क्या है लोअर प्रेशर हमारा, एट 1.75 बार, एट 1.8 बार दिया है, नॉट 0.95, 1.8 बार दिया है। तो एट, वो भी 1.75 है, ना कि 1.8। क्वेश्चन में उसने लिखा है बट 1.75 पे वैल्यूज दे रखी है, तो 1.75 कर लेते हैं और इसको भी 1.75 ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा।
कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कहाँ से आ गया, ठीक है। 1.75 बार SF2। क्वेश्चंस लगाने में यही है, जो छोटी छोटी गलतियाँ होनी है वो नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो जो भी चांसेस है मिस्टेक होने के वो नहीं होंगे। ठीक है। सिमिलरली हमारी एंथैल्पी की वैल्यू जो है HF2 कितना दिया है 486.97, 486.97 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। सिमिलरली HFG2 डबल 213.6 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये गिवन कंडीशन होगी। देन अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में से हम लोग वो चीज़ें हटा देते हैं जो क्वेश्चन को डेटा के लिए ज़रूरत होगी, उसको लेकर। स्टीम एट प्रेशर ऑफ 8 बार एंड 0.95 ड्राई इज एक्सपैंडेड टू अ प्रेशर ऑफ 1.75 बार। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि जो वैल्यू एक्सपैंड करने वाली है, जो वैल्यू एक मूव करने वाली है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो वैल्यू दे रखी है कहाँ से कहाँ, 8 बार से 1.75 बार तक, 1.75 बार तक। उसकी ड्राई कंडीशन क्या है, क्या वो सैचुरेशन स्टेट में है, क्या वो ड्राई है, या उसमें कुछ लिक्विड है, ये कैसे पता करेंगे, उस स्टीम की क्वालिटी से। स्टीम की क्वालिटी से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या वो ड्राई कंडीशन में है या वेट कंडीशन में है, या प्योर लिक्विड है, वो जो भी है। हम ये पता करने के लिए हम x की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टीम की क्वालिटी ये हमको शो करती है कि क्या हमारा वैल्यू होगा। तो उसने बोला है कि उसने क्वेश्चन में बोला है स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 8 बार एंड 0.95 ड्राई। 0.95 ड्राई का मतलब ये हो गया कि वो 95% ड्राई है, मतलब 5% उसमें लिक्विड होगा। इट मींस कि वो सैचुरेटेड कंडीशन में तो नहीं है, सैचुरेटेड कंडीशन में तो नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0.95 मिलने वाली है, जो कि सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं है। एक्सपेंडेड टू 1.75 बार, एक्सपेंडेड टू 1.75 बार, यानी कि जो लोअर प्रेशर होगा वो 1.75 बार होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। T1 बोला था हमारे पास कितना था 8 बार, T2 कितना था 1.75 बार, एंड x की वैल्यू कितनी थी 0.9। तो x तो कोई यूनिट नहीं लेता है ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो वो तो कोई यूनिट तो लेगा नहीं, इसलिए उसकी कोई यूनिट होती नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है आगे देखते हैं क्या बनेगा। फाइंड द फाइनल कंडीशन ऑफ द स्टीम एंड, जो हमारे पास स्टीम होगी उसकी फाइनल कंडीशन क्या होगी, एंड हीट ड्रॉप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सपेंशन, ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सपेंशन। तो हीट के लिए एंथैल्पी का यूज करेंगे, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस दे दिया है, और स्टीम की कंडीशन के लिए हमको आइडियाबैटिक एक्सपेंशन की जरूरत पड़ जाएगी, तो हमारे इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कर देंगे, S1 = S2, तो हमको ये मिल जाएगा, और यहाँ पर H1 = S2 कर देंगे तो थ्रॉटलिंग मिल जाएगा, यानी S1 = S2 पे एडियाबैटिक का केस मिल जाएगा, थ्रॉटलिंग H1 = H2 पे मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, थ्रॉटलिंग के लिए आपको पता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस पे H1 = H2 कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट वैल्यूज को
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हम करेंगे, और हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, हम S1 = S2 करेंगे और वहां से x की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमको हमेशा फाइनल कंडीशन निकालनी है स्टीम की। ठीक है, फाइनल कंडीशन निकालनी है स्टीम की। तो कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन रख करते हैं, क्वेश्चन को हटाते हैं। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू कहाँ दी है और कहाँ निकालनी है। x की वैल्यू आपको इनपुट पे दी है, आउटपुट पे पता करनी है। x की वैल्यू इनपुट पे दी है, आउटपुट पे पता करनी है। तो पहले वाले केस के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, तो S1 कहाँ से आएगा, मैंने बोला था फ्लूइड से आगे बढ़ेंगे तो सम करेंगे, गैसियस फेज से पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। तो हम चूंकि फ्लूइड से आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक फॉर्मूला लेना है, या तो हम फ्लूइड से आगे बढ़ जाए, हम गैसियस से पीछे आ जाए। तो हम फ्लूइड से आगे बढ़ते हैं। S1 SF1 प्लस x SFG 1 इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला S2 के लिए लागू होता है। क्यों, या तो आगे बढ़ जाए या तो पीछे हट जाए, दो ही रास्ते हैं। तो हम एक ही याद किए, हमेशा आगे बढ़ने वाला, इसलिए हम SF से याद करते हैं। ठीक है, हमने ये ध्यान रखा है, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम हमेशा प्लस करेंगे। S1 की SF1 की वैल्यू है क्या अपने पास, वन वो कंडीशन है जो हायर प्रेशर पे है। वन वो कंडीशन है जो, जैसे 8 बार कहाँ पर है, हायर प्रेशर पे है। तो हायर प्रेशर के लिए SF1 की क्या वैल्यू होगी, SF1 की क्या वैल्यू होगी, 2.0461 प्लस x की वैल्यू दी है 0.95, SFG1 कहाँ पर है, SFG1 4.6166 इज इक्वल्स टू, SF2 की बात आ गई है। SF2 कहाँ पर है, SF2 लोअर प्रेशर है। लोअर प्रेशर कौन सा, 1.75 वाला। कहाँ कंडीशन दी होगी, जहां पर 1.75 की कंडीशंस होगी वहां मिलेगा। SF2 की कौन सी वैल्यू होगी, 1.4848 वाली। कौन सी कंडीशन होगी, 1.4848 वाली, 1.4848। नेक्स्ट x2, क्या x2 हमारे पास है, क्या x2 है हमारे पास, क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि हमें फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम बतानी है। तो फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम का मतलब क्या हुआ, वो किस कंडीशन में है, ड्राई है कि नहीं है, वेट है कि नहीं है। x2 की वैल्यू जितनी नजदीक आएगी 1 के, वो उतना ड्राई होगा। x2 की जो वैल्यू है वो जितना नजदीक होगी 1 के, वो उतना ड्राई होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है वैल्यू, x2 की वैल्यू। x की वैल्यू कह सकते हैं, नॉट x2 बट x की वैल्यू। तो हमने x1 x2 नाम दिया दोनों पॉइंट्स के लिए। तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हमारा काम क्या है, हम यहाँ से इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करें और फिर अपने कंक्लूजन को डिराइव करें कि हमारा कंक्लूजन क्या है। तो हमने वही किया, यहाँ से x2 अननोन है। नेक्स्ट है SFG2 की वैल्यू, लोअर प्रेशर पे 5.6868 कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब सारी वैल्यूज अपने पास है, तो हम यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x2 कितना आएगा, कैलकुलेट करिए, बताइए x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.8699 0.8699। समझ में आ रहा है, क्योंकि x की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 0.8699 किलो जूल पर केजी आपका, सॉरी ये तो
x की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसको यूनिटलेस रहने देंगे, ये फ्रैक्शन है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, x की वैल्यू समझ में आ गई है, मतलब हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंथैल्पी के लिए। h1 h2 को बताते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से हटा देते हैं। वैल्यू नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले का आंसर है 0.8699, 0.8699 ये हमारा आंसर है। हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन कौन सी लगाएंगे? जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए बोला है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। तो हमने क्या किया, H1 इज इक्वल्स टू H2। सेम तरीका लगाएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, जैसा हमने एंट्रोपी के लिए किया है वैसा हम एंथैल्पी के साथ करेंगे। ठीक है, हमने एंट्रोपी में क्या किया था, S1 टू S2 किया था और सारे पॉइंट पे एंट्रोपी को कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट पे एंथैल्पी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या फायदा होगा, हमको x की वैल्यू जो फाइनल कंडीशन थी वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, H1 इसके लिए क्या फॉर्मूला है भाई, या तो हम फ्लूइड से आगे की तरफ बढ़े या फिर गैसियस फेज से पीछे की तरफ आए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। तो हमने उसको ऑप्शन में क्या रखा है, H1 को HF1 प्लस X1 मान लेते हैं, HFG1 इज इक्वल्स टू H2 HF2 प्लस X HFG2। हम यहाँ H2 लिख सकते हैं, H2 ही HF2 है। ये जो लिखा जाता है ना, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं कि गलत है, कभी ऐसा हम लिख दिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं। अच्छा, HF1 की वैल्यू क्या है, तो 1 वो पॉइंट है जो हाई प्रेशर पे है, फर्स्ट स्टेट है, स्टेट ऑफ कंडीशन है। तो H1 की वैल्यू होगी 72.11, कितनी थी, 7211 प्लस X1 की वैल्यू कितनी होगी 0.95। क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में X1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है 0.95। ठीक है, नेक्स्ट HFG1 कितनी है, HFG1 की वैल्यू, HFG1 कहाँ मिलेगा 2048 पे, 2048 पे, 2048 पे। ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू HF2, टू कौन सी कंडीशन है, वो जो लोअर प्रेशर पे होगी। लोअर प्रेशर हमारा कहाँ है 1.75 बार का, इसमें HF2 की वैल्यू 486.97। HFG2 की वैल्यू कितनी है 2213.6। क्या X2 की वैल्यू गिवन है, क्या X2 की वैल्यू गिवन है, नहीं, X2 की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर हमें X2 की वैल्यू दे दी जाएगी तो फिर हम निकालेंगे क्या। तो हमने क्या किया है कि हमने फॉर्मूला लिखा है H1 H2 क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। देन हमने ये लिखा है कि HF1 की वैल्यू हमें दी गई है, HFG1 दिया हुआ, X की वैल्यू दी गई है। सिमिलरली जब हम स्टेट 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हमें सिर्फ X की वैल्यू नहीं पता है, वही है वो फाइनल कंडीशन, वही है फाइनल कंडीशन जो कि हमें देने वाला है स्टीम की फाइनल कंडीशन क्या होगी। तो चूंकि प्रोसेस बदल चुका है, एंट्रोपी एंथैल्पी का प्रोसेस बदल चुका है, इस कंडीशन में X की वैल्यू बदल जाएगी एट द स्टेट ऑफ एग्जिट और एट द स्टेट ऑफ लोअर प्रेशर। तो हमारा लोअर प्रेशर कितना है 1.75 बार पे है। तो यहाँ X2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.9847, 0.9847। X2 की कितनी वैल्यू आएगी 0.9847 X2 इस केस में आएगी
जो दूसरा वाला केस था, कौन सा, आइसेंथैल्पिक, हाँ सॉरी, थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है जिसको हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, हमारे पास वो चीज़ें थी जिनका यूज़ करके हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एडियाबेटिक इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया जिसकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई बहुत टफ नहीं था, बहुत सिंपल सा था। और कोई ऐसा क्वेश्चन अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपको ऐड कर देते हैं रैंकाइन साइकिल के, जिसमें एंट्रोपी नहीं दी गई हो, एग्जिट कंडीशन निकालना हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एंथैल्पी प्रोसेस का मतलब ही होता है एंथैल्पी का कांस्टेंट होना। इट मींस कि हम वहाँ पर एंथैल्पी की यूज़ करेंगे। और एडियाबेटिक हमारा एंट्रोपी से जुड़ता है, इसलिए हम एंट्रोपी का टर्म यूज़ किए थे। तो ये फॉर्मूला तो हो गया और ये सॉल्यूशन भी बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, हम बार बार आपको सिखाया था मैंने। एंथैल्पी का ही देखते हैं, या आप एंथैल्पी का ही देखते हैं, फिर एंट्रोपी का समय रहेगा तो एंट्रोपी का भी देख लेंगे। एक टीएस डायग्राम बनाना है स्टीम साइकिल के लिए। तो मैंने बोला था ना कि ये कई सारे कांस्टेंट प्रेशर लाइन से मिलकर के बने होते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनसे मिलकर के बना है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं बीच का गैप कम होता चला जा रहा है कि नहीं, यानी कंडीशन आ रही जहाँ पर वो मर्ज हो जा रहा है। तो ये जो हमने वेरिएशन लिखा है ना, ये कहाँ से मिला हमको, क्या हमको ये याद करना है? एक्चुअली कहे तो याद ही करना है, लेकिन जान लेते हैं आया कहाँ से। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में ये वेरिएशन शो करती है। जैसे अगर हम इस प्रेशर को P1 मान लें, इसको P2 मान लें, इसको P3 मान लें, इसको P4, then P5, then P6, then P7, P8, P9 and P10। अगर हम ऐसा प्रेशर मान लेते हैं, then हर कंडीशन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा। अब बात इतनी सी आती है कि मान लीजिए आपके पास ये कर्व नहीं था, ये कर्व था ही नहीं, आपको सिर्फ ये पता था कि ये लाइंस फ्लो करती हैं, ये लाइंस मूव करती हैं। आपको ये नहीं पता था कि कैसे ये काम कर रहा है, इसका कर्व कैसे काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, हम ऐसा काम करेंगे कि हम सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। हम सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जब सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे तो जहां जहां से कर्व डेविएट हुआ होगा उस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, इसको आइडेंटिफाई किया, इसको आइडेंटिफाई किया, इसको आइडेंटिफाई किया, सिमिलरली इसको आइडेंटिफाई किया, इसको आइडेंटिफाई किया, इसको आइडेंटिफाई किया, इसको आइडेंटिफाई किया। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एक प्रेशर से हायर प्रेशर तक हमको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, ये कैसे पता चला? तो जो वाटर की स्टीम की कंडीशन होगी, क्रिटिकल कंडीशन, सिर्फ वहीं तक मिलेंगे। अप्रॉक्स 221 बार हमारा क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्टीम होती है यहाँ पर
221 बार अप्रॉक्स। तो यहाँ तक आपको ये वेरिएशन मिलते हैं कुछ इस तरह से छोटे होते होते। इसके बाद नहीं, इसके बाद ये वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलता है। तो क्रिटिकल कंडीशन से पहले तक आपको इस तरह के वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ ये। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, आपने कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ड्रॉ कर ली है। P1 यहाँ पर भी है, P2, P3, P4, P5, सिमिलरली P1, P2, P3, P4, P5, इस तरह करते हुए P10 तक ऊपर। ये पूरा कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, मींस कि प्रेशर इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो टीएस डायग्राम में हमको ये वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हम क्या किए कि जहां जहां कर्व डेविएट हो रहा था उस पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करना शुरू किए कि लेफ्ट वाले को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, राइट वाले को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब चूंकि हमें पता नहीं है अभी कि ये कर्व मिलने वाला है, हमें तो सिर्फ एक लाइन पता है कि एक लाइन ऐसे मिलने वाली, हमें तो ये पता ही नहीं कि ऐसा कुछ कर्व भी है। तो हमने जब इस लाइन को जोड़ा ना, इस पॉइंट को जोड़ा ऐसे, तो हमें एक कर्व मिला, वो ये कर्व था। तो हम लोग इस कर्व को ये पाते हैं कि जहां जहां से डेविएशन हुआ था, ये सैचुरेशन स्टेट में लिखी हम। सैचुरेशन स्टेट कैसे पता करेंगे, सैचुरेशन स्टेट हमारा वो होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लिक्विड है, एक बर्तन में, आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड है। जब हम उसे इस स्टेट पे गर्म करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर उसकी कुछ लिक्विड की कंडीशन होगी, वो x हमारा दिया होगा, x कौन सा ड्राइनेस फ्रैक्शन है कि नहीं है वो बताएगा। इट मींस कि अगर पूरी तरह से लिक्विड हमारा इस स्टेट में गिवन है तो ये पूरा लिक्विड का स्टेट हो जाएगा। अब लिक्विड से वेपर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हम तो लिक्विड को हीट अप कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लिक्विड को हीट अप करेंगे तो लिक्विड से हम वेपर की तरफ मूव कर जाएंगे। क्या किधर, वेपर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो लिक्विड से वेपर की तरफ मूव करने में एक कंडीशन वो आएगी जहां पर दोनों कंडीशन मैच करेंगी, लिक्विड और वेपर की दोनों कंडीशन, यानी लिक्विड प्लस वेपर की कंडीशन दोनों साथ में होंगी। इसको अगर हम लिक्विड मान लें, इसको अगर हम वेपर मान लें, तो दोनों कंडीशन हमारे पास बीच में कहीं होगी। तो वो पॉइंट जहां से दोनों कंडीशन की स्टार्टिंग होती है, जस्ट बिगिनिंग, वो कंडीशन जहां से लिक्विड प्योर लिक्विड था और उससे थोड़ा सा आगे, मतलब आप एक स्टेप भी लेते हैं तो आप दोनों रीजन में आ जाते हैं, लिक्विड प्लस वेपर के। उस कंडीशन में आप यहाँ पर वो स्टेट हम कहते हैं सैचुरेटेड स्टेट, और चूंकि लिक्विड के साइड में है तो हम इसे कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। सिमिलरली जब हम इस कर्व पे आते हैं और इस कर्व से राइट मूव करते हैं तो इस कर्व को हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर। तो चूंकि ड्राई होता है तो हम इसका नाम देते हैं ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर का मतलब कि वो स्टेट जहां पर ये दोनों फेज पहुंचने के बाद सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट जहां पर वो कंडीशन, वो स्टेट ऑफ कंडीशन जिसपे हम पहुंचते ही डबल से सिंगल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो ये फेज होगा। तो हमको दो फेज मिली डिफरेंट डिफरेंट, लिक्विड की और वेपर की, और बीच में लिक्विड प्लस वेपर की। तो हमने देखा कि ये लिक्विड यहाँ और यहाँ डेविएशन शो कर रहा है। तो इस पॉइंट की क्या खास बात थी, इस पॉइंट पे हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने की कोशिश की। तो हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन में क्या मिला कि हम x की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में पाते हैं। कैसे पाते हैं, हमने क्या किया, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाला। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब निकला कि कितना अमाउंट ऑफ वेपर है, कितना अमाउंट ऑफ वेपर है टोटल में। अगर वो 1 है, अगर वो मैक्सिमम 1 कंडीशन पे है, इट मींस वो पूरी तरह से ड्राई है, इट मींस वो पूरी तरह से ड्राई स्टेट में। बट अगर वो ऐसा नहीं करता है, सपोज 1 पे नहीं है,
1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम है, तो उस कंडीशन में ड्राई के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी उस पर ऐड होंगे। तो वाटर वेपर के ऐड होने का मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड का ऐड होना। तो जब भी हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू 1, जब भी हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू 1, उस कंडीशन में हमारी ड्राई स्टेट मिलती है किसकी? स्टीम की, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की कंडीशन है। कहाँ मिलेगी? वो यहाँ मिलेगी, किसी भी पॉइंट पे। हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो, किसी भी पॉइंट पर यहाँ मिल सकती है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की कंडीशन। सिमिलरली जब हमारी वैल्यू x की जगह, अब यहाँ से x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, सपोज x की वैल्यू 0 है, ये कौन सी कंडीशन होगी? ये सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन होगी, सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन होगी। ये वो चीजें हैं जो हमें पता तक नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू क्या नहीं आने वाली है। तो ये वैल्यूज कहाँ कहाँ मिली? सैचुरेटेड लिक्विड हमें मिला 0 इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे कहीं भी रहेंगे आप, x की वैल्यू 0 रहेगी। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आप कहीं भी रहेंगे, वो मिलेगी x की वैल्यू 1। तो 0 से 1 के बीच में मूवमेंट होगा। इसका मतलब है कि जब भी आप इसके बीच में लाई करेंगे, देन x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 1 के बीच में लाई करेगी, होगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करना है, ठीक है? 0 से 1 के बीच में लाई करना है। क्या कर सकते हैं इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमें x की वैल्यू 1 मिलती है तो हम उसको कंक्लूड कर देंगे ड्राई सैचुरेटेड स्टेट। बट अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे? अब यही कर्व है, मान लीजिए आपकी जो कंडीशन गिवन क्वेश्चन वाली है वो क्या हो जाए, ये तो समझ में आ ही गया। सपोज ये लाइन कहीं यहाँ आ रही, ये लाइन कहीं यहाँ आएगी, और अंदर आते हैं, और अंदर चले आए, x की वैल्यू कुछ होगी यहाँ, x1 x2 x3 x4 x5। x5 हमारा वो स्टेट है जहाँ पर 1 मिलेगा, और x वो कंडीशन है जो, तो हम लोगों ने अगर मान लीजिए हम x1 से मूव करते हैं x5 की तरफ, तो हमारी वैल्यू तो बढ़ेगी ना अब, यानी कि x1 की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, x2 की और ज़्यादा, देन x3 की वैल्यू, देन x4 की वैल्यू, देन x5 की वैल्यू। ये कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली है, तो हम जितना भी राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, जितना हम राइट में मूव करेंगे, उतना हमारा x की वैल्यू बढ़ी आती जाएगी। बढ़ी में क्या? इंक्रीजिंग वैल्यू में क्या? तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है x की, वो मिलती है 1 के बराबर या 0 के बराबर। 0 कंडीशन कौन सी थी? सैचुरेटेड लिक्विड वाली, ये वाली, ठीक है। और 1 की कौन सी कंडीशन है? सैचुरेटेड स्टीम की, ड्राई सैचुरेटेड वाली। तो 2 कंडीशन आपको मिल चुकी है, जो कि आप इस कर्व के थ्रू आइडेंटिफाई इजीली कर पा रहे हैं, x1 x2 x3 x4 एंड x5, ठीक है। T और S के बीच में, T और S के बीच में, TS डायग्राम है ना हमारा, T और S के बीच में। तो ये TS डायग्राम में बहुत इजीली देखने को मिलता है कि 0 और 1 के बीच में कैसा वेरिएशन आ रहा है। इसका कांस्टेंट प्रेशर की लाइन की वजह से जो हमें ड्राई सैचुरेटेड और ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की लाइन मिल रही है, वो क्या है। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसकी कंडीशन क्या है। अब इनलेट का कंडीशन क्या है, आउटलेट का कंडीशन क्या है, वो डिपेंड करेगा
क्वेश्चन में बताएगा कि इनलेट पे कौन सी कंडीशन है, ड्राई है या नहीं, या वेट है। सिमिलरली एग्जिट कंडीशन पे वो ड्राई कंडीशन में है या वेट कंडीशन में, क्वेश्चन में आपसे बोलेगा, क्वेश्चन में आपसे ये बताएगा कि ड्राई कंडीशन में हो रही है चीजें या फिर वेट कंडीशन में। तो हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमसे वो कहना क्या चाह रहा है। इसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ ड्राइनेस फ्रैक्शन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं। मीन्स हमें अगर नहीं पता है कि हमारा स्टेट कौन सा है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि टरबाइन की इनलेट कंडीशन ड्राई सैचुरेटेड है, तो टरबाइन की इनलेट ड्राई सैचुरेटेड किसी इस पॉइंट पे होनी है, इस लाइन पे कहीं होनी है। मैंने आपसे बोला कि टरबाइन का एग्जिट किसी ड्राई सैचुरेटेड स्टेट पे है, तो एग्जिट किसी इस लाइन पर होना है। बट मैंने अगर बोला कि एंट्री ड्राई सैचुरेटेड पे है, अगर एंट्री यहाँ पर है तो कभी एग्जिट इधर तो हो नहीं सकता है, इधर हो नहीं सकता है, तो यानी कि एग्जिट आपका वेट रीजन में लाई करेगा, यानी लाइन ऐसे बनेगी। और जब भी ऐसे बनेगी इट मीन्स कि आपको ये स्टेट फाइंड करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी आपको फाइंड करना है कि उसकी स्टेट है क्या, स्टीम की कंडीशन क्या है। हम ये स्टेट पता करते हैं, देन हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू, और ये वैल्यू में आइडेंटिफाई करते हैं क्या, स्टीम की कंडीशन। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को अब कंक्लूड करके ही खत्म करते हैं। फॉर्मूला जो कि अभी टाइम काफी लग जाएगा, तो फॉर्मूला रहने देते हैं, फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी था, अगर हम इसको नहीं, ये नहीं हमारे दिमाग में है, देन हमारे पास स्टीम साइकिल जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमारे वो किसी काम का नहीं ले जाता, हमारे वो किसी काम का नहीं ले जाता। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास हमने लिक्विड और वेपर कंडीशन को डिफरेंशिएट किया है, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाला है। क्यों निकाला है, ताकि हम स्टेट ऑफ स्टीम की जो कंडीशन है वो आइडेंटिफाई कर सकें। अदरवाइज मेरे किसी काम का नहीं रह जाएगा हमारा स्टीम टरबाइन, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं रहेगा कब लिक्विड मूव कर रहा है कब वेपर मूव कर रहा है, तो कैलकुलेशन क्या करेंगे और करेंगे किस लिए। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फॉर्मूले आपको जरूर दिखा देंगे। एक बार उससे ये फायदा होगा कि आप उस फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे। फॉर्मूले जब दिमाग में होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत छोटा सा टास्क होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, अगर आपके पास वैल्यूज है सब कुछ तो, यानी कि अगर हमारे पास कर्व आइडेंटिफाइड है देन हम कुछ भी कर सकते हैं और हम उसको निकालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, तो हम आज के लिए इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करेंगे, और अगर हमारे पास चीजें बनती हैं तो हम फॉर्मूले को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। न्यूमेरिकल जो भी लगा था वो ड्राइनेस फ्रैक्शन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के इंडेक्स को पता करने के लिए लगा था। और अब हमारे पास जो कर्व बनेगा वो कौन सा बनेगा, जो हमने टीएस डायग्राम पे कर्व बनाया था वो कौन सा बनाया था, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, यानी कि हमारे पास लिक्विड और वेपर के कंडीशन के बीच में बनाया गया था। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बन रही हैं। तो आज के लिए लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और कोशिश करते हैं कि अब इसमें जो भी फॉर्मूले ड्रॉ होने थे उस फॉर्मूले का कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग फिर से डिस्कस जरूर करेंगे कि एक्चुअली में एंथैल्पी का मतलब क्या है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड से वेपर में जब हम जा रहे थे तो लिक्विड से वेपर जाने में एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम इतने सारे पॉइंट्स पे एंथैल्पी निकालेंगे, कैसे एंट्रोपी निकालेंगे, कैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे, हमें नहीं पता। तो वो हम उस चीज़ को देख लेंगे ताकि वो सारी चीज़ें आपको आसानी हो जाए। तो आज के लिए यहीं पे बस करते हैं और लेक्चर ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।